हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको यूपी टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ और इसमें मैं आपको सोशल साइंस की एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। अब तक 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर में जो हमने किया था, मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने स्टोन एज के बारे में करा था, पाषाण काल के बारे में करा था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये क्या-क्या होते हैं, आग की खोज कब हुई थी, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से चेक कर सकते हैं। एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आता है तो आपकी जो क्लासेस होती हैं, जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल से हो सकती है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है नदी घाटी की सभ्यताएँ, मतलब रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर को समझते हैं, जैसे कि कुछ लोग गाँव में रहते हैं तो कुछ शहरों में रहते हैं। दोनों ही जगह के अगर हम रहन-सहन की बात करते हैं, तो कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो अगर हम बात करें आज से लगभग कितने साल पहले, 2500 साल पहले भारत में नगर थे। और ये बहुत सरप्राइज़िंग था कि ये जो नगर उस टाइम पे जो बने हुए थे, ये इस तरीके से बने हुए थे कि जो आज की सुनियोजित नगर निर्माण योजना है, मतलब एक आप प्लान के साथ में प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके जो आप चीज़ बनाते हैं ना, उस तरीके से बने हुए थे। तो ये कैसे पता चला कि उन लोगों के वहाँ पे ये अवशेष बताते हैं कि इस तरीके की नगर योजना वहाँ पर थी। अब जितने भी विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास जो हुआ है, वो सब नदियों के किनारे हुआ है। नदियों के किनारे विकास का एक और रीज़न भी है कि वहाँ पे खेती के लिए पानी बहुत ईज़िली अवेलेबल था। अन्न जो वो उगाते थे उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती थी, और जो नगरों का जो विकास संभव हो सका है वो उसी की हेल्प से हुआ है। अब जैसे कि अगर वो व्यापार करते थे तो उसके लिए जो जल मार्ग था वो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहा, क्योंकि जो व्यापार हो रहे थे उसके लिए सस्ता और आसान सुरक्षित साधन था, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान बहुत अच्छी तरीके से भिजवा सकते थे। अब नगर के जीवन में जो कृषि की अपेक्षा थी वो काम धंधों को अधिक महत्व मिला, मतलब अगर हम ग्रामीण की बात करते हैं तो वहां पर कृषि बहुत ज्यादा था, और अगर हम नगर की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या था, काम धंधे की ज्यादा चीजें रही थी, मतलब व्यापार ज्यादा रहा, व्यापार आपका ज्यादा रहा। अब इसके विकास के लिए कच्चे माल की उपलब्धता हो गई या उससे जो वस्तुएं बनाई हुई थी, उससे नगरीय जीवन को और भी ज्यादा उन्नत बना दिया। तो अगर हम बात करें इसमें, जो हमारी सबसे पहली जो सभ्यता आ जाती है, वो आती है आपकी हड़प्पा सभ्यता, जो कि जिसका टाइम था आपका, एक सेकंड, हड़प्पा सभ्यता का जो आपका टाइम रहा है वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पर आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। ये इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, इसकी बात चल रही है। ठीक है, अब पुराने शहरों की खोज किस तरीके से हुई थी। अगर हम 1921 की बात करते हैं तो भारत में उस टाइम पर अंग्रेजों का राज था, और इसी टाइम पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पंजाब में हड़प्पा नामक स्थल के एक खंडर की खोज करी थी। तो हड़प्पा जो मिला था वो कहाँ पे मिला था, पंजाब में मिला था। ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स मैं आपको बताती रहूँगी, चाहे तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अब इस खंडर के जो अवशेष मिले थे, उनके अध्ययन से आर्कियोलॉजिस्ट को ज्ञान हुआ कि यहाँ पर एक नगरीय सभ्यता भी थी। अब इसी की, जैसे कि एक ये पंजाब में हड़प्पा मिला था, उसी की तरह सिद्ध प्रांत में भी एक गाँव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। अब मोहनजोदड़ो का मतलब था मृतकों का टीला। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब है। अब यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब क्योंकि ये अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त हुए हैं, किसके सिंधु घाटी से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब ये जो हड़प्पा था, इसकी जो संस्कृति के अवशेष थे वो सबसे पहले मिले, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और जो सबसे पहली संस्कृति हुई वो भी आपकी हड़प्पा ही आएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली संस्कृति कौन सी मिली थी, तो वो आपकी हड़प्पा ही आएगी।
अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी सड़क योजना थी, किस तरीके से गलियाँ बनी हुई हैं, तो प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके इसको बनाया गया था। अब जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जितनी भी खुदाई करी, तो उन्हें नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर मिला। उन्होंने वहाँ जाकर देखा, गलियों में घूमना शुरू करा, घरों में सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए, जैसे कि आज के हम डिज़ाइन करके नगर और शहर बनाते हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें थी। तो इतना सब कुछ वहाँ पर आज की डेट में मिला है और ये पता चला कि ये जो शहर था वो बहुत पुराना है और कितना पुराना है, 4 से 5 साल पुराना है। तो ये माना जाता है कि 4-5 हज़ार पहले लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार भी करते थे और उससे ही वो जो उनकी लाइफ़स्टाइल थी वो चल रही थी। अब इतने पुराने समय भी शहर बचे हुए थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब ये जो एक डिज़ाइन है आप देख सकते हैं। अब धीरे-धीरे आगे और भी खोज हुई, और भी इन्वेंशंस हुए थे, जिसमें कि आपकी खुदाई करी तो पता चला कि एक ही नहीं कई सारे शहर थे, जबकि बड़ी नदियाँ हो गई या उनके आसपास की जितनी भी छोटी नदियाँ, घाटी हो गई, उनके आसपास लोग बसे हुए थे। जैसे कि ये नदी है, ये बड़ी नदी जा रही है, इसमें से ये छोटी नदी इधर जा रही है, तो यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है, यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है। अब जैसे कि अगर हम रोपड़ नाम की बात करें, ये कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी जगह कहाँ पर है। तो जैसे कि रोपड़ है, रोपड़ नाम की जगह भारत में कहाँ पर है? तो वो पंजाब राज्य में आएगी, कालीबंगा राजस्थान के राज्य में है और लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। तो सिंधु घाटी की शहरों की जो इमारतें हैं, वो जैसे-जैसे आपने खुदाई करी थी, वैसे-वैसे बड़ी-बड़ी इमारतें मिली हैं, 2-2 मंजिल घर मिले हैं, कोठियाँ मिली हैं, गरीब कारीगरों के छोटे-छोटे घर मिले हैं। जैसे कि ये इमेज है, यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर बने हुए हैं और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब सिंधु घाटी के शहरों की अगर खुदाई करी थी तो उसमें पता चला था कि वहाँ पर बड़े-बड़े गोदाम भी थे। गोदाम किस लिए थे? अनाज इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जितना अनाज था वो गोदामों में रखा जाता था। अब बड़े-बड़े अनाज भरने की उन्हें ज़रूरतें क्यों ही थी? क्योंकि घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा पक्का स्नान घर भी मिला। अब क्या-क्या चीज़ें वहाँ से मिली? अब अगर हम बात करें कि बड़ा स्नानघर मिला था, तो बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे वहाँ से। जिसमें जैसे कि ये बड़ा स्नानघर है, इसमें चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्वच्छता और सफाई का भी ध्यान रहता था, उसके प्रति भी वो काफ़ी अवेयर थे। अब पत्थर का भाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थर का भाला यहाँ इस तरीके से इन्होंने बनाया था। अब जब लोग पत्थर के औज़ार और हथियार बनाने लगे थे, तो उन्हें धातु की चीज़ें बनाना भी शुरू कर दिया था। जैसे कि खुदाई में तांबे और काँसे की बनी हुई कुल्हाड़ी हो गई, दर्पण, आरी, कंघिया उस तरह प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये था कि सिंधु घाटी के लोग ज़मीन से धातु निकालते थे, उसे साफ करते थे, उसे गलाकर उससे फिर अलग-अलग चीज़ें बनाते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। अब कांसा और तांबा और जस्ता को मिलाकर धातु बनाई जाती थी। अब धातुओं की चीजें बनाने के साथ-साथ लोग पत्थरों के भी औजार बनाया करते थे। तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं थी। उन्हें लगता था पत्थर ज्यादा मजबूत है। धातु हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए ज्यादातर लोग औजार पत्थर के ही बनाते थे। अब यहाँ पर एक इमेज में आप देखते हैं कि उस समय की ये बैलगाड़ी है। इस तार को खींचने से बैलगाड़ी का सिर हिलता है। यहाँ पर एक तार है, अगर आप इस तार को खींचेंगे तो ये बैलगाड़ी का सिर भी हिलेगा। ये उस टाइम की इन्वेंशन थी। देखिए पहिए का भी आविष्कार हुआ। अब जो भी है इस बैलगाड़ी में 2 बड़ी खोज छिपी हुई थी। एक तो पहिया और दूसरा बैलगाड़ी। कि सिंधु घाटी के नगर के लिए बैलगाड़ी की ज़रूरतें क्यों रही होंगी? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुँचाने के लिए उनको ज़रूरतें हुई। अब पहिए का आविष्कार कौन-सी सभ्यता में हुआ था? मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो आपका नवपाषाण युग में हो गया था। नवपाषाण युग में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। अब उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, क्योंकि वो अच्छी किस्म के बर्तन बनाए जाते थे। ये जो इमेजेस हैं इनसे भी चीजें देखकर पता चल सकती है कि उस टाइम पे कितने अच्छे कारीगर हुआ करते थे। अब अलग-अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग-अलग कारीगर थे। अब जैसे आज की डेट में भी आर्किटेक्ट अलग होते हैं, राजमिस्त्री अलग होते हैं, कोई डिज़ाइन कर रहा है, कोई बना रहा है, तो हर किसी चीज़ का कारीगर अलग है। तो उस टाइम पे भी सब कारीगर अलग-अलग होते थे। अब अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी के नगर से पत्थर, हाथी के दांत, धातु, मिट्टी की बनी वस्तुएं ये सारी चीजें मिली हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो व्यापारियों की मोहरें थी वो अलग-अलग आकार की थी। अब मोहरें क्या थी? अब वो क्या करते थे एक जगह से अगर दूसरी जगह पर वो सामान भेज रहे हैं
तो उस सामान को बाँधकर उसपे गीली मिट्टी से एक तरीके से मोहर लगा देते थे। तो उससे उनको पता रहता था, उनकी पहचान रहती थी सामान की, कि जो वो सामान है वो सही सलामत दूसरी जगह पर पहुँच रहा है। अब अलग-अलग देशों में भी ये मोहरें पाई जाती थी, जैसे कि आपकी आती है खासकर मेसोपोटामिया, इराक देश में जो है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है? वो इराक देश में है। उन इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच में भी व्यापार होता था उन दिनों पर। अगर आपसे पूछते थे सिंधु घाटी के शहरों का व्यापार किस देश के साथ होता था, तो वो आपका इराक आएगा उस टाइम पे। अब व्यापार होने से क्या-क्या लाभ होते थे? अब जैसे कि एक-दूसरे की ज़रूरत की और सुंदर नई-नई चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। विचारों का आदान-प्रदान भी होता था, दूसरे देशों के विषय में भी जानकारी मिलती थी और अतिरिक्त उत्पादक से ही व्यापार संभव था। मतलब वहाँ से आपने कुछ चीज़ ली, यहाँ से इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, उन सब से ही व्यापार बढ़ता था। ये कुछ बर्तन मिले हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में जो बंदरगाह से जो कुछ अवशेष मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि जो नदी और समुद्र से ये लोग व्यापार करते थे। तो इनका जैसे कि यहाँ से बंदरगाह गोदी, मोहरे या गोदाम के अवशेष भी मिले हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर एक-दूसरे से व्यापार करते थे। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से जो कांसे की बनी ही नर्तकी की मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है? तो उसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो आएगा। क्वेश्चन में आता है कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको पता होना चाहिए वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब अगर हम वस्तु विनिमय की बात करते हैं कि अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में आप क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो अगर पैसे की जगह अगर आपसे कोई चीज़ माँगे तो आप कोई सामान दे सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ गेहूँ दे दिया तो आप उससे सामान ले सकते हैं। अब सिंधु घाटी के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को लेकर व्यापार करते थे। अब इससे क्या होता था कि रुपयों का सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस टाइम पे रुपए और पैसे का प्रचलन नहीं था। तो वो एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु उसके एक्सचेंज करके ले लेते। ये इस उस टाइम की कुछ मोहरें हैं, जो इस तरीके की थी। अब लिखावट, अगर हम मोहरें प्राप्त होती हैं तो उस आदमी की आकृति हो गई या उस पर कुछ जानवर की, पौधों की और कुछ बर्तनों की भी आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। इससे क्या पता चलता था? इससे पता चलता था कि ये कुछ समय की है, कौन-सी लिखावट है, किस घाटी सभ्यता का पता चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में ही आप जानकारी प्राप्त करते हैं। देवी-देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली थी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, मातृ देवी हैं और मूर्तियों के साथ-साथ कुछ गहने भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शहरों जैसे कि कुछ मोहरों पर पीपल की पत्ती हो गई, साँप की आकृति हो गई, इस तरीके की भी बनी हुई है, जिससे कि जो पता चलता है कि वो लोग उस समय पर किसकी पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे। अब आज से 4-5 हज़ार पाल पहले की बात हो रही है, जो सिंधु घाटी में नगर बने हुए थे और ये नगर 1000 साल तक बने रहे और ये किस कारण नष्ट हो गए? कहते हैं कि बाढ़ आ गई या भूकंप हो गई या कोई महामारी हो गई, आक्रमण हो गया या आर्य हो वो आग हो गई या आर्यों का आना हो गया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे क्योंकि यहाँ से लड़ाई के कोई अस्त्र-शस्त्र कुछ भी कम संख्या में ही मिले। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन-सी सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे? तो वो आपका होगा हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कौन-सी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन-सी है? सिंधु सभ्यता। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को लोगों को जाता है कि सबसे पहले कपास किस सभ्यता के लोगों ने पैदा किया था, तो वो सिंधु सभ्यता के लोग थे और सूती कपड़ों का प्रयोग भी करते थे। अब सभी जो भारतीय लिपियाँ थी वो बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी, मतलब लेफ्ट टू राइट अ हाँ, और हड़प्पा जो लिपि की सभ्यता थी, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अब सभ्यता जो हो गया, सभ्य तभी कहा जाता है जब अपने जीवन तरीकों को बदल लेता है, पुराने रीति-रिवाजों से आधुनिक रीति-रिवाजों को अपनाता है, तो वही आपकी सभ्यता कहलाती है। जैसे कि अगर हम अलग-अलग चीज़ों की बात करते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हो गया, 100 वर्ष का समय हो गया, जिसे आप शताब्दी बोलते हैं, 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे, कि 21वीं शताब्दी कब से स्टार्ट हुई? 2002 से। अब यहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यताएँ हैं जिसमें आपकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये इमेजेस क्लियर नहीं है, लेकिन 1-2 पॉइंट हैं जो इसके हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कुछ सभ्यताएँ हो गई, आपकी कीट सभ्यता हो गई, आपकी मिश्र सभ्यता हो गई यहाँ पर। जैसे नील नदी का वरदान कौन-सी सभ्यता का है? वो मिश्र सभ्यता हो जाएगा आपका।
और चीनी सभ्यता है जहाँ से आपको सबसे पहले आपका चित्रकला की लिपियाँ जो मिली थी वो मेसोपोटामिया से मिली थी। अगर हम यहाँ पर आगे चीन की सभ्यता की बात करते हैं तो हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। सबसे पहले कपड़े और बांस पर लिखना भी इसी सभ्यता ने शुरू किया था और कागज का जो आविष्कार हुआ था वो भी चीन में ही हुआ था। तो ये पूरा चैप्टर है जो हमने समझा है। ये चैप्टर्स जो मैं स्टार्टिंग के आपको करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको टू द पॉइंट आंसर पता होना चाहिए। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर से कुछ ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या अर्ध नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब मोहनजोदड़ो के नगर बसे हुए थे, एक निश्चित योजना के अनुसार ही तो वो नगर बसे हुए थे। अगर हम मोहनजोदड़ो के अर्थ की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ था वो था आपका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। दूसरा आता है रोपड़ कहाँ पर है और कालीबंगा कहाँ पर है। तो रोपड़ आपका पंजाब में है और जो आपका कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में है। दूसरा व्यापार और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। व्यापार जो होता था आपका वो इराक और सिंधु घाटी के बीच होता था। इराक और सिंधु घाटी के बीच होता था। उसके बाद हाँ, यहाँ पर ये मैचिंग में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। जैसे कि आपका वही रोपड़ हो गया, रोपड़ आपका पंजाब में आ जाता है, कालीबंगा आपका राजस्थान में आ जाता है, लोथल आपका गुजरात में आ जाता है और ये इसका नाम क्लियर नहीं है तो ये आपका महाराष्ट्र में आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। जैसे कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो उनका जो विदेश व्यापार था वो आपका इराक और सिंधु घाटी के बीच व्यापार होता था। इराक और सिंधु। उसके बाद कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो कागज का आविष्कार आपका चीन में हुआ था। और कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपकी होती है मिस्र सभ्यता। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, जिसको करने से आपका चैप्टर भी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाता है। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है या डाउट है तो वो आप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।